हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 15 ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो टुडे इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रेगनेंसी पीरियड और द गेस्टेशन एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट द पार्चुरेशन एंड इसके बाद लैक्टेशन पीरियड। तो ये टॉपिक्स जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज के लेक्चर में। एज आई ऑलरेडी डिस्कस इन माई लास्ट लेक्चर अबाउट द प्लेसेंटा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने प्लेसेंटा के बारे में डिस्कस किया था डिटेल में, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा मैंने आपको बताया। अब जो अगला टॉपिक है मेरा वो है गेस्टेशन। गेस्टेशन के बारे में समझना बहुत जरूरी है। देखिए प्लेसेंटा जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है विविपेरस एनिमल्स में, इवन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो मैमल्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स आर विविपेरस और उनमें प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। प्लेसेंटा एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, एक ग्लैंडुलर टिश्यू है, एक्सक्रीशन का काम करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ग्रोइंग यंग वंस को। तो ग्रोइंग एम्ब्रियो को वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे जैसे प्लेसेंटा नरिश करता रहता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को, वैसे वैसे वो डेवलप होता रहता है। और एट द एंड जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद यहाँ पे राइट पार्चुरेशन प्रोसेस, जिसको आप डिलीवरी कहते हैं। तो जो डेवलपमेंटल फेज है राइट, उस फेज को आप गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। हर एनिमल में गेस्टेशन पीरियड अलग अलग होता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन की बात करते हैं। गेस्टेशन पीरियड, इसको आप प्रेगनेंसी पीरियड भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो बी नोन एज प्रेगनेंसी पीरियड। व्हेन द फीमेल विल कंसीव, जब फीमेल कंसीव करती है तो उसके बाद ये पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जिसको आप गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और इवन यू कैन से दिस इज द पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के पीरियड को आप गेस्टेशन पीरियड या फिर प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज। तो द पीरियड of embryonic development that you call gestation period। तो period of embryonic development जिसे आप gestation period कहते हैं या फिर आप उसको pregnancy period कहते हैं। and this is vary in animals, सभी animals में different होता है right। for example अगर हम बात करें in human being में pregnancy period कितने दिन का होता है? ह्यूमन बींग्स में ये जो प्रेगनेंसी पीरियड है दिस इज फॉर 9 मंथ, लास्ट फॉर 9 मंथ या फिर 38 वीक्स आप बोल सकते हैं, या फिर 266 डेज। सो दिस इज अबाउट दी 9 मंथ। और कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि प्रेगनेंसी की का जो पीरियड होता है 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज, यानी कि इस दौरान डिलीवरी हो जाती है। प्लस माइनस 7 डेज, 7 दिन आगे या 7 दिन पीछे, तो उस फेज में डिलीवरी होती है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये है प्रेगनेंसी पीरियड ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसके अलावा कुछ अदर एनिमल्स की प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में बता देता हूं आपको, सभी की अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल कैट की जो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन होती है 52 डेज से लेकर 65 डेज तक होती है। वहीं एक डॉग का जो गेस्टेशन पीरियड होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 60 टू 65 डेज। वहीं एक एलिफेंट का जो गेस्टेशन पीरियड है, the gestation period of elephant बहुत ही ज्यादा होता है, लगभग 607 डेज से 641 डेज तक gestation period होता है एलिफेंट का। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे 607 डेज से 641 डेज तक gestation period चलता है एलिफेंट का, राइट। तो यहाँ पे जो gestation period है यानी कि प्रेगनेंसी पीरियड है दैट इज द पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड दैट इज ऑलवेज वेरी फ्रॉम एनिमल्स टू एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग में दिस इज फॉर 9 मंथ और 38 वीक्स और इवन यू कैन से 266 डेज, राइट। और इन केस ऑफ कैट दिस इज फॉर 52 टू 65 डेज, फॉर डॉग दिस इज फॉर 60 टू 65 डेज, फॉर एलिफेंट 607 टू 641 डेज। इसके अलावा अब यहाँ पे जो गेस्टेशन पीरियड है, यहाँ पे जो प्रेगनेंसी पीरियड है, हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, सो आई विल डिस्कस अबाउट द गेस्टेशन पीरियड और द प्रेगनेंसी पीरियड इन ह्यूमन बीइंग, राइट। तो ये जो गेस्टेशन पीरियड है या फिर ये प्रेगनेंसी जो पीरियड है, इसमें एग्जैक्टली क्या होता है? देखिए मैं इसमें किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, पहले कौन सा बॉडी ऑर्गन बनता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं टाइम टू टाइम, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन डिटेल। तो यहाँ पे जो मेजर एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं डेवलपमेंट
के राइट कि किस टाइम पे क्या डेवलपमेंट होता है, कौन से महीने में क्या डेवलप होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाते हैं राइट। तो यहां पे अगर मैं बात करूं एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ के एंड पर सबसे पहले एक जो ग्रोइंग फीटस है या ग्रोइंग एम्ब्रियो है राइट, तो जो ग्रोइंग फीटस है या ग्रोइंग एम्ब्रियो है, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ एक ग्रोइंग एम्ब्रियो में पहले मंथ के बाद हार्ट इज फॉर्म। सबसे पहले यहां पे मोस्ट वाइटल बॉडी ऑर्गन्स में हार्ट इज फॉर्म। इज दैट क्लियर? एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ, यानी कि यहां पे आप ये कह सकते हैं कि इफ यू वांट टू कंफर्म द प्रेगनेंसी एग्जैक्टली, सो इवन यू कैन कंफर्म इट आफ्टर द लिसनिंग ऑफ हार्ट बीट ऑफ द फीटस। यहां पे आप फीटस की हार्ट बीट को भी सुन सकते हैं। आफ्टर द फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी यू कैन इजिली लिसन द हार्ट बीट ऑफ फीटस विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। यानी कि यहां पे ये जो है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ हार्ट इज फॉर्म्ड, हार्ट जो है हार्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहां पे heart is formed at the end of the first month and we can say we can hear the heartbeat of fetus with the help of stethoscope। with the help of stethoscope की हेल्प से आप हार्ट बीट को सुन सकते हैं राइट। इसके अलावा एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ ये सारे जो मेजर पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, दीज मेजर पॉइंट्स आर गिवन इन एनसीईआरटी बुक। एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ के एंड पे यहाँ पे लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप्ड हो जाते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लिम्स और डिजिट्स जो निकलते हैं वो एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं थर्ड मंथ में डेवलप होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एट द एंड ऑफ द थर्ड मंथ एक्सटर्नल जेनिटेलिया कैन बी सीन। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड गोनैड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और गोनैड्स जो है कैन अपीयर आफ्टर थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी राइट। एट फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पहली मूवमेंट होती है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस टेक प्लेस ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। यू हैव टू रिमेंबर इट कि जो पहली मूवमेंट होती है फीटस में राइट या ग्रोइंग एम्ब्रियो में, वो जो है पहली बार फिफ्थ मंथ में होती है। इज दैट क्लियर? तो एट द फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फर्स्ट मूवमेंट टेक प्लेस, जो पहली मूवमेंट होती है वो टेक प्लेस करती है एट द फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट मूवमेंट विल टेक प्लेस एट द फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अलावा एट द फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हेयर्स अपीयर ऑन हेड रीजन। हेयर्स अपीयर ऑन हेड रीजन, हेड रीजन में हेयर्स दिखाई देते हैं, यानी कि हेयर्स डेवलप हो जाते हैं हेड पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के हेड पार्ट में हेयर्स डेवलप कर जाते हैं एट द फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। आर यू गेटिंग? इसके अलावा राइट एट द सिक्स्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, एट सिक्स्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के सिक्स्थ मंथ में क्या होता है कि यहां पे राइट एट द सिक्स्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हेयर्स अपीयर ऑन द बॉडी ऑफ द एम्ब्रियो। फीटस की बॉडी पे हेयर्स दिखाई देते हैं राइट। हेयर्स अपीयर ऑन बॉडी ऑफ फीटस। इसके अलावा यहां पे सेपरेशन ऑफ आईलिड्स का सेपरेशन हो जाता है, आंखें खुलती हैं राइट। एट द सिक्स्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी सेपरेशन ऑफ eyelids. These points are very important. You have to note it down in your notebook, right? ये आपको पॉइंट्स नोट डाउन करने अपनी नोटबुक में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आर यू गेटिंग और नोट? तो एट द सिक्स्थ मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी हेयर अपीयर्स ऑन बॉडी राइट। सेपरेशन ऑफ आईलिड, इवन फॉर्मेशन ऑफ आईलेसेस। आईलेसेस की जो फॉर्मेशन होती है वो सिक्स्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में होती है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फॉर्मेशन ऑफ आईलैसेस, तो जो आईलैसेस की फॉर्मेशन होती है दैट टेक प्लेस एट द सिक्स्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी।
6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आईलेसिस की फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए। दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज पॉइंट्स आर ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी बुक एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। मैंने इसको बहुत ही ईजिएस्ट वे में आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है एंड यू कैन नोट इट डाउन और इवन यू कैन लर्न इट। इज दैट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट है ध्यान दीजिए प्लीज। इसके बाद आई विल डिस्कस अबाउट द पार्चुरेशन प्रोसेस ऑल्सो। देखिए प्लीज, ध्यान दीजिए। नाउ सी, इसके बाद है फाइनली एट 9 month of pregnancy, at 9 month fetus is fully developed। fetus जो है पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाता है, fully developed, and this fetus is ready for delivery। this is ready for delivery। यहाँ पे 9 month पे fetus पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है and it will be ready for the delivery process, right? यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल होता है जिसको आप कहते हैं लेनुगो। यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द लेनुगो ऑल्सो। देयर इज ए टर्म दैट यू कॉल्ड लेनुगो। अगर हम बात करें लेनुगो के बारे में तो व्हाट इज एग्जैक्टली लेनुगो? लेनुगो क्या है? दिस इज द राइट, दिस इज ए सॉफ्ट स्किन ऑफ हेयर, सॉफ्ट कवरिंग ऑफ हेयर ऑन द फीटस बॉडी दैट शेड ऑफ बिफोर बर्थ। तो ये पूरी बॉडी पे एग्जैक्टली जब फीटस डेवलपमेंट होता है, राइट, तो वहाँ पे पूरी बॉडी पे हेयर्स ग्रो कर जाते हैं, हेयर डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पे बॉडी के जो हेयर्स हैं वो सेड ऑफ हो जाते हैं जस्ट बिफोर बर्थ। उन बॉडी हेयर्स को, जो सॉफ्ट बॉडी हेयर्स हैं, राइट, जो कि स्किन पे ग्रो होते हैं, वो सेड ऑफ हो जाते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट बिफोर बर्थ। इसे आप लेनुगो बोलते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, राइट। तो लेनुगो क्या है? soft layer of skin with body hairs, right, that shed off just before birth, जो कि बर्थ से पहले सेड कर जाते हैं, राइट, उनको आप लेनुगो कहते हैं। So this is about the लेनुगो, right, and this is about the gestation period or pregnancy period. So this is all about gestation. Next I am going to discuss about parturition. Now at the end of the 9 month, fetus will be ready for the delivery and this is completely developed. जो fetus है वो पूरी तरीके से develop हो चुका है, अब वो डिलीवरी के लिए रेडी है। उस डिलीवरी प्रोसेस को आप पार्चुरेशन कहेंगे। तो पार्चुरेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी पार्चुरेशन इन डिटेल। सो लिसन केयरफुली अबाउट दी नेक्स्ट प्रोसेस दैट यू कॉल्ड पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन क्या है? पार्चुरेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ यंग वंस दैट यू कॉल्ड पार्चुरेशन। जो डिलीवरी का प्रोसेस है, आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस प्रोसेस, उसे आप पार्चुरेशन कहते हैं। आर यू गेटिंग? तो यहां पे पार्चुरेशन क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ यंग वंस और चाइल्ड। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, एक चाइल्ड डिलीवरी का जो प्रोसेस है दैट यू कॉल्ड पार्चुरेशन। सो द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, जिसे आप पार्चुरेशन प्रोसेस कहते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, जिसे आप पार्चुरेशन कहते हैं। अब चाइल्ड डिलीवरी कैसे होती है, राइट? देखिए ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है कि पार्चुरेशन कौन सा मैकेनिज्म है। पार्चुरेशन में नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि ये हार्मोनल प्रोसेस भी है और ये एक नर्वस न्यूरल प्रोसेस भी है। आर यू गेटिंग और नॉट? ये पूरी की पूरी तरीके से एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। पार्चुरेशन का अपना एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के प्रोसेस से ही डिलीवरी ऑफ चाइल्ड होती है,
राइट। तो पार्चुरेशन क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, एंड इसका जो मैकेनिज्म है दैट आई विल डिस्कस इन डिटेल। तो यहां पे एक पॉइंट लिखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन, राइट, एंड दिस इज कंप्लीटली न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, यानी कि यहां पे डिलीवरी में एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है और न्यूरल सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। अब ये कैसे इन्वॉल्व होता है आई विल डिस्कस। एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे ही एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे ही fetus completely develop हो जाता है after the 9 month of the pregnancy and will be ready for the delivery, the developed fetus and placenta, यहाँ पे इस मैकेनिज्म को जो ट्रिगर देते हैं, यानी कि जो यहाँ पे इस मैकेनिज्म को जो इनिशिएट करता है वो करता है डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। तो जो डेवलप्ड फीटस है और प्लेसेंटा है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा गिव द ट्रिगर फॉर दिस प्रोसेस दैट यू कॉल पार्चुरेशन। इसको आप फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स समझिएगा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इसका मतलब क्या है? डेवलपिंग फीटस, ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलपिंग फीटस एंड प्लेसेंटा गिव द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन। भाई पार्चुरेशन के लिए सिग्नल कहां से मिलता है? आपको ये बात याद रखनी है, डेवलपिंग फीटस एंड प्लेसेंटा से सिग्नल मिलता है फॉर द पार्चुरेशन। सो द डेवलपिंग फीटस एंड द प्लेसेंटा गिव द सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन और फॉर द डिलीवरी। अब ये डेवलपिंग फीटस और प्लेसेंटा सिग्नल देते हैं पार्चुरेशन के लिए। ये एग्जैक्टली सिग्नल कैसे देते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जो डेवलपिंग फीटस है या प्लेसेंटा है, डेवलपिंग फीटस एंड प्लेसेंटा राइट ऑन द ट्रिगर फॉर द सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में आपने 11th क्लास में ही पढ़ा होगा। इसको मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं, मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। सो दिस हार्मोन इज वेरी एसेंशियल राइट फॉर द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। ऑक्सीटोसिन के बिना डिलीवरी ऑफ चाइल्ड पॉसिबल ही नहीं हो पाती है। कभी कभी किसी फीमेल में ऐसा भी देखा जाता है कि ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता ही नहीं है एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। 9 मंथ पूरे हो चुके हैं लेकिन डिलीवरी ऑफ चाइल्ड नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऐसे केस में डॉक्टर्स जो है सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन देते हैं जिससे कि डिलीवरी को इंड्यूस किया जा सके। तो ऐसी भी कंडीशन देखी जाती है क्योंकि ऑक्सीटोसिन के बिना डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है। तो जो डेवलपिंग फीटस है और प्लेसेंटा है वो एक सिग्नल देता है पार्चुरेशन के लिए, बट वो कैसे सिग्नल देता है राइट? वो जो है स्टिमुलेट करता है। इज दैट क्लियर? वहां से स्टिमुलेशन होता है किसका राइट? जो डेवलपिंग फीटस है वो ट्रिगर ऑन करता है किसके लिए? ऑक्सीटोसिन के लिए। और ऑक्सीटोसिन जो है इंड्यूस द माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और वो इंड्यूस करता है माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को। इज दैट क्लियर? तो यहां पे सॉरी दिस इज डेवलप्ड फीटस, मैंने डेवलपिंग लिखा है, मेक इट करेक्ट। डेवलप्ड फीटस, ड्यू टू डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसको आप फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं राइट? इसे आप फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो शार्प इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन दैट रिजल्ट ऑफ माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यहां पे जो ऑक्सीटोसिन का रोल है, अगर मैं ऑक्सीटोसिन की बात करूं तो इसको आप बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। तो ये एग्जैक्टली जो ऑक्सीटोसिन है इसका लेवल बढ़ जाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जब इसका लेवल बढ़ेगा राइट, इंक्रीजिंग ऑक्सीटोसिन इंड्यूस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको इंड्यूस करता है ऑक्सीटोसिन। सो दिस ऑक्सीटोसिन हार्मोन राइट इंड्यूस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन, जितना ज्यादा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलता रहेगा। मोर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, मोर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। आर यू गेटिंग और नॉट? ये जो प्रोसेस है ये एक दूसरे पे पूरी तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा? उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होगा।
राइट, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। मोर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट्स टू इंक्रीज मोर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां से निकलता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। तो जितना ऑक्सीटोसिन उतना ज्यादा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और फिर और ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलेगा तो और ज्यादा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एट द एंड स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डिलीवरी ऑफ चाइल्ड देखी जाती है। राइट, एट द एंड दैट रिजल्ट्स टू राइट मोर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, मोर सिक्रीशन ऑफ 40, राइट, दैट रिजल्ट्स टू अगेन मोर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से ध्यान दीजिए प्लीज, दैट रिजल्ट्स टू मोर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, दैट रिजल्ट्स टू again more contraction of uterus, and that results to delivery of child, that results to delivery of child, जिसकी वजह से चाइल्ड डिलीवरी होती है। अब यहाँ पे जो पार्चुरेशन प्रोसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन, एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ पार्चुरेशन। कौन कौन से हार्मोन्स पार्चुरेशन में, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड में इन्वॉल्व होते हैं, ये भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन बिफोर दैट आई हैव टू डिस्कस अबाउट द स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन की जो मेजर स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहां पे जो मेजर स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन है, स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन की अगर हम बात करें तो जो पहली स्टेज है पार्चुरेशन की, नंबर 1 इज एक्सपल्सन स्टेज। तो सबसे पहली कौन सी स्टेज है? एक्सपल्सन स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ पार्चुरेशन। एक्सपल्सन स्टेज, एक्सपल्सन स्टेज के बाद सेकंड इज, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक एक्सपल्सन स्टेज फर्स्ट लिखा है, पहली स्टेज होगी डायलेशन स्टेज, उसके बाद एक्सपल्सन स्टेज आएगी, राइट। तो सबसे पहले जो स्टेज होती है डायलेशन स्टेज, फर्स्ट ऑफ ऑल इज डायलेशन स्टेज, उसके बाद यहां पे एक्सपल्सन स्टेज, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा यहां पे। और जो लास्ट स्टेज होती है पार्चुरेशन की वो होती है आफ्टर बर्थ स्टेज, आफ्टर बर्थ स्टेज। तो टोटल यहां पे पार्चुरेशन को 3 स्टेज में डिवाइड किया जाता है, डायलेशन स्टेज, एक्सपल्सन स्टेज, आफ्टर बर्थ स्टेज। तो जो डायलेशन स्टेज है, एक्सपल्सन स्टेज है और आफ्टर बर्थ स्टेज है, वो यहां पे कौन कौन सी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे डायलेशन स्टेज, एक्सपल्सन स्टेज एंड आफ्टर बर्थ स्टेज। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी स्टेजेस, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले मैं डायलेशन स्टेज की बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल डायलेशन स्टेज, देखिए प्लीज, one by one I am going to discuss in detail. तो सबसे पहले मैं डायलेशन स्टेज की बात करता हूं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायलेशन स्टेज, राइट। सो व्हाट इज एग्जैक्टली डायलेशन स्टेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो माय फर्स्ट स्टेज इज डायलेशन स्टेज या डायलेशन फेज। अगर मैं डायलेशन स्टेज की बात करूं यहां पे, व्हाट इज एग्जैक्टली डायलेशन स्टेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। देखिए डायलेशन स्टेज नाम से ही आपको पता चल रहा है, यहां पे डायलेशन होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड डायलेशन ऑफ वेजाइना। सर्विक्स और वेजाइना दोनों को आप बर्थ कैनाल कंसीडर करते हैं। फिटस डिलीवरी के टाइम पे
दोनों का डायलेशन टेक प्लेस करता है. सो दिस स्टेज मेनली कंसर्न विद द डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना. तो सर्विक्स और वेजाइना का डायलेशन होगा और जिसकी वजह से फीटस विल एक्सपेल आउट, राइट. So this stage mainly concerned with what? Dilation of cervix and vagina, or even you can say this is the dilation of birth canal, because cervical canal and vagina both consider as birth canal also. Are you getting? So this stage mainly concerned with the what? Dilation of vagina and dilation of cervix. So what is exactly dilation stage? So you have to understand about this. तो इन दिस स्टेज व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ये स्टेज कहां से स्टार्ट होती है, इसको मैं एक फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको बड़ी आसानी से समझा दूंगा. ये स्टेज स्टार्ट होती है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से, एक स्लो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से. इनिशियली यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो स्लो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है. इज दैट क्लियर? क्या होता है? स्लो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. सो दिस स्टेज विल बी स्टार्ट फ्रॉम द स्लो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस इट. तो स्लो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, सबसे पहले स्लो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है. ये कितना स्लो होता है? यहां पे ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, दिस कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस वंस आफ्टर 30 मिनट्स. हर 30 मिनट में ये कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड दैट कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द यूटेरस. ऊपर वाले रीजन से कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, राइट. इज दैट क्लियर? जैसे ही ऊपर वाले रीजन से कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होगा तो जो फीटस का हेड पार्ट है, द हेड पार्ट ऑफ द फीटस दैट इज टुवर्ड्स द वेजाइना और द सर्विक्स. हेड पार्ट ऑफ फीटस जो होता है वो सर्विक्स की साइड होता है. तो ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होना स्टार्ट होता है तो हेड पार्ट जो है वो सर्विक्स की तरफ जाता है. और जैसे जैसे हेड पार्ट सर्विक्स की तरफ जाएगा वैसे वैसे सर्विक्स और वेजाइना जो है वो डायलेट होगी. यू कैन इमेजिन इट, राइट. तो यहां पे स्लो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम टॉप ऑफ यूटेरस और या फिर टॉप ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के टॉप रीजन से या यूटेरस के टॉप रीजन से स्लो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है. दिस कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस 1 in 30 minutes. Every contraction after 30 minutes will take place, right? जैसे जैसे ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा वैसे वैसे जो फीटस है, द हेड ऑफ द फीटस विल पुश टुवर्ड द सर्विक्स, जिससे सर्विक्स एंड एट द एंड वेजाइना का डायलेशन होगा. द हेड ऑफ फीटस पुश टुवर्ड्स सर्विक्स, सर्विक्स की तरफ हेड ऑफ फीटस पुश करेगा और यहां पे जैसे सर्विक्स की तरफ पुश करेगा तो यहां पे डायलेशन होगा किसका? सर्विक्स and vagina. As I already told you before, this stage mainly concerned with dilation of cervix and vagina. So the first stage of parturition that mainly concerned with dilation of cervix and vagina. That's why this is called dilation stage. तो यहाँ पे जैसे dilation of cervix and vagina होगा तो इसके dilation की वजह से stimulation होगा सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन. जितना ज्यादा डायलेशन उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होगा. तो फर्स्ट यहां पे ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन को राइट स्टिमुलेट करता है, ट्रिगर करता है. ये भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि पहली बार फर्स्ट टाइम ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन का जो ट्रिगर ऑन करता है वो कौन करता है? पहले बता चुका हूं मैं आपको, डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा. एंड सेकंड जो ट्रिगर करता है वो करता है वेजाइना, डायलेशन ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स. जैसे जैसे सर्विक्स और वेजाइना का डायलेशन होगा वैसे वैसे मोर सिक्रीशन ऑफ ओटी. तो इसकी वजह से डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड डायलेशन ऑफ वेजाइना, इनके डायलेशन की वजह से इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन. और जैसे जैसे इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन होगा वैसे वैसे फीटस का जो हेड है वो राइट यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो और बढ़ता जाएगा. At the end this contraction, right, ये जो contraction है, contraction की duration reduce होगी. That increasing level of oxytocin reduce the contraction, sorry, increase the contraction, contraction और ज्यादा होगा. Starting में slow contraction था,
अब यहाँ पे स्लो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हेड ऑफ द फीटस मूव टुवर्ड द सर्विक्स एंड वेजाइना, डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना, और उसके डायलेशन की वजह से यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन और बढ़ा। जितना ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बढ़ेगा उतना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा। एट द एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस। स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस, ये कितना स्ट्रॉन्ग होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, ये फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड दैट विल बी राइट। जो कॉन्ट्रैक्शन है एट द एंड, पहले जो कॉन्ट्रैक्शन था, दैट कॉन्ट्रैक्शन वाज वंस इन एवरी 30 मिनट्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आया? अब यहां पे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो और बढ़ता जाएगा, दैट विल बी 3 to 4 टाइम्स पर मिनट। 3 to 4 टाइम्स कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। और उस स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहां पे राइट फीटस एक्सपेल आउट। और फीटस जो एक्सपेल आउट होता है उसका सबसे पहले सर बाहर आता है। जनरली जो बच्चा होता है उसके पैर ऊपर होते हैं और सर नीचे होता है, इस तरीके से डिलीवरी होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके सर की पोजीशन सर्विक्स की तरफ नहीं हो पाती है, उसके सर की जो पोजीशन होती है वो किसी दूसरी डायरेक्शन में होती है। तो ऐसे केस में जो डिलीवरी होती है वो सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है, सर्जिकली डिलीवरी करनी पड़ती है राइट। क्योंकि हेड पार्ट अगर यहाँ पे ना हो, क्योंकि पैरों की साइड से डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, हेड पार्ट सर्विक्स की तरफ होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम बोल भी देते हैं कि बच्चा जो है वो उल्टा पैदा हुआ है। उल्टा पैदा हुआ मतलब सिजेरियन जो डिलीवरी से पैदा हुआ है, यानी कि उसके हेड की पोजीशन सही नहीं है राइट। तो ऐसे केस में इस तरीके से ये नेचुरल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, तो सिजेरियन किया जाता है। आर यू गेटिंग? तो ये है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, फीटस एक्सपेल आउट, फीटस जो है वो एक्सपेल आउट हो जाता है। एट द एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखिएगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, इस स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन द एमनियन रप्चर, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड एमनियन रप्चर हो जाता है। एमनियन रप्चर एंड एमनियोटिक फ्लूइड, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो मूव आउट, और एमनियोटिक फ्लूइड ऑल्सो एक्सपेल आउट राइट। सो दिस इज अबाउट द डायलेशन स्टेज। इसके बाद हम एक्सपल्सन स्टेज की बात करते हैं राइट। तो एक्सपल्सन स्टेज में मेनली कंसर्न विद द एक्सपल्सन ऑफ फीटस राइट। तो ध्यान दीजिए, सेकेंड स्टेज इज एक्सपल्सन स्टेज, that I am going to discuss now. So listen carefully about the expulsion stage. So my next stage is, the next stage of the parturition is expulsion stage. देखिए, listen carefully. Next is expulsion stage that I am going to start. एक्सपल्सन स्टेज की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस राइट, यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, एंड इवन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन राइट, fetus will expel out right. So due to increasing strength and frequency, due to increasing strength and frequency, due to increasing strength and frequency of contraction, the child expel out, जो बच्चा है वो एक्सपेल आउट हो जाता है ड्यू टू इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन
तो एट द एंड दिस चाइल्ड विल बी एक्सपेल आउट। अब ये जो एक्सपल्सन फेज है इसकी जो ड्यूरेशन होती है, आई एम टेलिंग यू द ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्सपल्सन फेज अप्रोक्सीमेटली 20 to 60 मिनट्स, मिनिमम 20 मिनट्स एंड मैक्सिमम 60 मिनट। तो 20 मिनट से 1 घंटा लगता है डिलीवरी होने में, एक्सपल्सन होने में। और जैसे ही फीटस विल एक्सपेल आउट, वैसे ही क्या कर दिया जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसको काट दिया जाता है। द अम्बिलिकल कॉर्ड विल बी कट ड्यू टू आफ्टर द एक्सपेलिंग आउट ऑफ फीटस। फीटस के एक्सपेल आउट होने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है। और जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है, वैसे ही क्या होता है, राइट, यानी कि कनेक्शन खत्म हो गया बिटवीन मदर और फीटस, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया बीच में से, राइट। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, बिफोर द बर्थ द लंग्स ऑफ द फीटस और द ब्रीदिंग प्रोसेस इज ऑलवेज नॉन फंक्शनल। लंग्स जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं बिफोर बर्थ, क्योंकि बिफोर बर्थ मैटरनल वो जो यूटेरस में पैक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, उसके सराउंडिंग में एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोन से वो पूरा का पूरा जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है वो कवर्ड है। तो बच्चा जो है बिफोर बर्थ प्रेगनेंसी के टाइम पे सांस नहीं लेता है, ब्रीदिंग नहीं होती है उसमें, राइट। लंग्स नॉन फंक्शनल होते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है, ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है वो थ्रू प्लेसेंटा होती है। लेकिन अब जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया, यानी कि प्लेसेंटा के साथ कनेक्शन खत्म हो गया, अब उसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के लिए अब क्या होगा, लंग्स फंक्शनल हो जाएंगे। बिफोर बर्थ लंग्स कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, जैसे ही फीटस एक्सपेल आउट हो जाता है, जैसे ही उस बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी के तुरंत बाद जो उसके लंग्स हैं, यानी कि जो उसके फेफड़े हैं, राइट, वो उनका क्या होता है, वो एक्सपैंड कर जाते हैं। तो ये भी एक्सपल्सन स्टेज में आएगा। तो लंग्स फंक्शनल हो जाएंगे आफ्टर द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, लंग्स बिकम फंक्शनल। लंग्स जो है वो फंक्शनल हो जाते हैं, लंग्स विल बी फंक्शनल एंड एक्सपैंड कर जाते हैं। ये जो लंग्स फंक्शनल होते हैं या लंग्स एक्सपैंड करते हैं ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है लंग्स के एक्सपल्सन में हेल्प करता है, लंग्स के एक्सपेंशन में हेल्प करता है। तो जो लंग्स एक्सपेंशन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बात आपको याद रखनी है। एक्सपेंशन ऑफ लंग्स due to synthesis of नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस लंग्स के को एक्सपेंड कराने में, लंग्स के एक्सपेंशन में हेल्प करती है। द एक्सपेंशन ऑफ लंग्स ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। यही नाइट्रिक ऑक्साइड गैस इरेक्शन ऑफ पेनिस में भी हेल्प करती है। इरेक्शन ऑफ पेनिस में जनरली पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम काम करता है। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड गैस भी पेनिस के एक्सपेंशन में, या यू कैन से पीनस, इज दैट क्लियर? तो पीनस के एक्सपेंशन में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम प्ले ए वेरी ग्रेट रोल। इज दैट क्लियर? तो वहां पे उस एक्सपेंशन में भी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस हेल्प करती है। साथ के साथ यहाँ पे डिलीवरी के बाद भी लंग्स के एक्सपेंशन में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की सिंथेसिस होती है, वो हेल्प करती है। इज दैट क्लियर? और इसके अलावा आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ द डिलीवरी, एक्सपेंशन ऑफ द चाइल्ड, यहाँ पे एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में फोरामेन ओवेल। दिस इज द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, फोरामेन ओवेल। ऐसे ही डक्टस आर्टरियोसस, दिस इज द ओपनिंग बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। तो ये ओपनिंग्स होती हैं, राइट। लेकिन बर्थ के बाद दीज विल बी सीजेस, यानी कि ये ओपनिंग बंद हो जाती है और वो अडल्ट टाइप ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न को अटेन कर लेता है फीटस। एग्जैक्टली जैसा ब्रीदिंग पैटर्न अडल्ट में होता है, नॉर्मल होता है, वैसा ही इनमें ब्रीदिंग पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। फीटस का ब्रीदिंग पैटर्न अलग है, फीटस का जो सर्कुलेशन पैटर्न है वो अलग है, राइट। अब फीटस के बाद जो यंग वंस है उसका सर्कुलेशन पैटर्न अलग हो जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन पैटर्न बदल जाएगा ड्यू टू सीजिंग ऑफ फोरामेन ओवेल एंड डक्टस आर्टरोसस। तो ये भी होता है आफ्टर द एक्सपेल्सन ऑफ द फीटस। Is that clear to all of you? तो ये कुछ इवेंट्स हैं which take place after the delivery of the child. Is that clear to all of you? तो यहाँ पे strong uterine contraction,
the frequency and the strength of the contraction will increase, that results to deliver out the fetus, expulsion out of the fetus through the head part of the fetus. head नीचे होता है. Are you getting or not? ये frequency और strength of contraction क्यों बढ़ती है? Due to dilation of cervix and vagina that trigger the ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन. ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन बढ़ने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे कि एक्सपेल्सन ऑफ फीटस हो जाता है. इस प्रोसेस में 20 से 60 मिनट्स लगती है. और जैसे ही फीटस एक्सपेल आउट हो जाता है तो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है. एक्सपेल्सन के बाद यहाँ पे जो लंग्स है वो फंक्शनल हो जाते हैं. लंग्स का एक्सपेंशन हो जाता है, लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस. इसके अलावा यहाँ पे डक्टस आर्टरियोसस एंड फोरामेन ओवल जैसी जो ओपनिंग होती है इन हार्ट वो भी बंद हो जाती है. आर यू गेटिंग? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? दिस इज ऑल अबाउट एक्सपल्सन स्टेज. एक्सपल्सन स्टेज के बाद नेक्स्ट इज व्हाट? राइट, स्टेज आफ्टर बर्थ. आफ्टर दैट आई विल कम टू द हार्मोनल कंट्रोल आल्सो. स्टेज आफ्टर बर्थ. स्टेज आफ्टर बर्थ की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे. सो व्हाट इज एग्जैक्टली स्टेज आफ्टर बर्थ? स्टेज आफ्टर बर्थ यानी कि बच्चा पैदा हो चुका है अभी, राइट. आफ्टर द स्टेज ऑफ बर्थ यहाँ पे कुछ और भी एक्सपेल आउट होना होता है फ्रॉम दी थ्रू दी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल. यू नो आफ्टर दी अम्बिलिकल कॉर्ड को तो कट कर दिया गया. आफ्टर बर्थ क्या होगा? आफ्टर 10 to 15 minutes of the expulsion of the fetus, the remaining portion of the umbilical cord which is present inside the uterus and the placenta will expel out. जो प्लेसेंटा है अंदर वो एक्सपेल आउट हो जाएगा. पहले फीटस बाहर आता है, उसके बाद प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कोड का जो पोर्शन है जो बॉडी के अंदर रह जाता है उसका एक्सपल्सन हो जाता है. दिस इज द स्टेज आफ्टर बर्थ. आर यू गेटिंग? तो इन दिस केस स्टेज आफ्टर बर्थ, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा एंड रिमेन अम्बिलिकल कोड जो कि अंदर प्रेजेंट है, अम्बिलिकल कोड take place and this process take place after 10 to 15 minutes. 10 से 15 मिनट के बाद ये प्रोसेस टेक प्लेस करता है. अब यहाँ पे पार्चुरेशन इज डन, पार्चुरेशन इज कंप्लीट, राइट. इसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ पार्चुरेशन. अब हार्मोन्स किस तरीके से राइट पार्चुरेशन को कंट्रोल करते हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ, सो लिसन केयरफुली. इसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी हार्मोनल कंट्रोल ऑफ पार्चुरेशन. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं. तो नेक्स्ट इज हार्मोनल कंट्रोल ऑफ पार्चुरेशन. देखिए बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है ये. हार्मोनल कंट्रोल ऑफ पार्चुरेशन प्रोसेस. अब पार्चुरेशन प्रोसेस का हार्मोनल कंट्रोल किस तरीके से होता है? क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड बिफोर, दिस पार्चुरेशन प्रोसेस इज न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. तो ये तो बात साफ है कि यहाँ पे हार्मोन्स play a very great and significant role, right, for the delivery of the child or for the parturition process. And how it will happen? As I already told you before कि यहाँ पे सबसे important हार्मोन जिसको आप बर्थ हार्मोन बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन. ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो ट्रिगर मिलता है वो मिलता है एक डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से फर्स्ट टाइम. उसके बाद सेकंड टाइम डायलेशन ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स से सेकंड टाइम. तो इन दो इवेंट से यहाँ पे ओटी का जो सिक्रीशन है यानी कि सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है यहाँ पे एंड सबसे एसेंशियल जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन का यहाँ पे लेवल बढ़ता है. दिस इज इन्वॉल्व इन पार्चुरेशन प्रोसेस एज आई ऑलरेडी डिस्कस बिफोर. इसके अलावा यहाँ पे और भी हार्मोन्स हैं. जैसे ही डिलीवरी का टाइम आता है, जैसे ही डिलीवरी का टाइम आता है यानी कि जैसे ही फीटस पूरी तरीके से डेवलप कर जाता है वैसे ही यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल घट जाता है. जब तक प्रोजेस्टेरोन मेंटेन रहेगा तब तक, ये बात याद रखनी है, तब तक यहाँ पे डिलीवरी पॉसिबल नहीं होगी. तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिल्कुल डाउन करना है. और जैसे ही एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होता है वैसे ही पार्चुरेशन को ट्रिगर मिलता है यानी कि पार्चुरेशन प्रोसेस विल स्टार्ट. तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है कि एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है, द लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन विल बी डिमिनिश्ड यानी कि खत्म हो जाता है प्रोजेस्टेरोन एकदम ऑलमोस्ट, जिसकी वजह से डिलीवरी पॉसिबल है. बट यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि क्या प्रोजेस्टेरोन एक पार्चुरेशन हार्मोन है? बिल्कुल नहीं.
प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ये पार्चुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं हो सकता है। जब तक ये रहेगा तब तक पार्चुरेशन नहीं रहेगा, तो ये पार्चुरेशन हार्मोन नहीं है। पार्चुरेशन हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन है। उसके अलावा एस्ट्रोजन भी एक पार्चुरेशन हार्मोन है। प्रेगनेंसी के पार्चुरेशन के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, इंक्रीजिंग एस्ट्रोजन लेवल। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो ये जो एस्ट्रोजन है, इंक्रीजिंग एस्ट्रोजन लेवल ऑल्सो गिव पॉजिटिव फीडबैक टू एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को ये पॉजिटिव फीडबैक देगा और इस एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन हॉर्मोन्स। याद रहे, आपको पता होगा, आपने 11th क्लास में ही पढ़ा होगा, कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जैसे कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन लिख देता हूं मैं, कौन सा हार्मोन? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन निकलेगा और इस कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन की वजह से एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स किसको स्टिमुलेट करता है? एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड से यहां पे दो टाइप के हार्मोन निकलते हैं, कोर्टिसोल एंड DHEA, राइट? याद रहे, यहां पे डिलीवरी के टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिससे कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन का लेवल बढ़ेगा। और एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन का लेवल बढ़ेगा, ये पॉजिटिव फीडबैक देता है पिट्यूटरी को। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन की वजह से जो फीटस एड्रेनल ग्लैंड है, ये एड्रेनल ग्लैंड किसकी है? फीटस एड्रेनल ग्लैंड से दो हार्मोन निकलेंगे, कोर्टिसोल एंड DHEA। इस कोर्टिसोल को आप लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। कोर्टिसोल इज लाइफ सेविंग हार्मोन, राइट? ये बॉडी के अंदर एनर्जी के लेवल को बढ़ा देता है, क्योंकि ये एक एनर्जेटिक प्रोसेस है। ये क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियसली फ्रेम हो चुका है कि कौन सा हार्मोन पार्चुरेशन हार्मोन है। ऑप्शन में कोर्टिसोल था, राइट? लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कोर्टिसोल को करेक्ट नहीं किया, राइट? बट दिस इज करेक्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोर्टिसोल भी पार्चुरेशन हार्मोन है, यानी कि डिलीवरी के टाइम पे हेल्प करता है, क्योंकि ये एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, क्योंकि ये पूरा एनर्जेटिक प्रोसेस है। लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में इसके बारे में। वहीं जो DHEA हार्मोन है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है डाईहाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन। तो डाईहाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन DHEA हार्मोन, तो ये डाईहाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है प्लेसेंटा को, जिससे कि प्लेसेंटा से इंक्रीज होता है एस्ट्रोजन का लेवल। और इंक्रीजिंग एस्ट्रोजन का लेवल एंटीरियर पिट्यूटरी को तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दे ही रहा है। ये इंक्रीजिंग एस्ट्रोजन लेवल ऑल्सो, ये क्या करता है? ये इंक्रीजिंग एस्ट्रोजन लेवल ऑल्सो इंक्रीज दी ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर कहाँ होते हैं? इन दी मसल्स ऑफ यूटेरस, मायोमेट्रियम। तो मसल्स ऑफ यूटेरस में ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स को बढ़ाने का भी काम करता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन यहाँ पे एक पार्चुरेशन हार्मोन क्यों है? पहली बात तो एंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक देता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन निकालने के लिए। वहीं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं और एड्रेनल ग्लैंड से यहाँ पे कोर्टिसोल हार्मोन जो कि एक लाइफ सेविंग हार्मोन है, और दूसरा DHEA यानी कि डाईहाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन, ये भी एक पार्चुरेशन हार्मोन है। ये प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करता है और प्लेसेंटा से निकलता है क्या? एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, और उसी एस्ट्रोजन की वजह से यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज दी ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। ये एस्ट्रोजन का एक रोल और ये भी है कि ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को बढ़ाने का काम करता है। तो एस्ट्रोजन भी एक मेन हार्मोन है डिलीवरी में, यानी कि पार्चुरेशन प्रोसेस में। ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बढ़ेंगे और जितने ज्यादा ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होंगे उतना ज्यादा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा। इज दैट क्लियर? दिस इज वेरी सिंपल, और डिलीवरी उतनी आसान हो जाएगी। आर यू गेटिंग? इसके अलावा कुछ अदर हार्मोन्स भी प्ले ए वेरी ग्रेट एंड सिग्निफिकेंट रोल इन दी पार्चुरेशन प्रोसेस। जैसे कि एक हार्मोन होता है जिसको आप बोलते हैं प्रोस्टेग्लैंडिन। प्रोस्टेग्लैंडिन जो हार्मोन है, ये भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो है सॉफ्टनिंग दी सर्विक्स, सर्विक्स के टिश्यू को सॉफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से डायलेशन हो जाता है, राइट? तो ये रोल है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। इज दैट क्लियर? इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि प्लेसेंटा से निकलता है, जिसे आप कहते हैं रिलैक्सिन। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ओवरी से भी रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, प्लेसेंटा से भी रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। रिलैक्सिन हार्मोन, ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है, ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? ये रिलैक्सिन हार्मोन, राइट, इसका जो काम है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को सॉफ्ट बना देता है, जिससे प्यूबिक सिम्फाइसिस वाइड हो जाता है एंड दैट गिव्स द स्पेस फॉर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड।
अगर दो कोक्सल बोन्स के बीच में प्यूबिक सिम्फाइसिस नहीं होगा तो कोक्सल बोन डिलीवरी के टाइम पे ब्रेक हो सकती है, इतना प्रेशर लगता है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है वो डायलेट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्रेशन ऑफ दिस रिलैक्सिन हार्मोन। तो दिस रिलैक्सिन हार्मोन कॉज ऑफ डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना, इसमें भी रोल करता है ये। इसके अलावा ये जो है एक्सपैंड दी प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस दैट इज ए दो कोक्सल बोन है, ये दो कोक्सल बोन है, पेल्विक बोन, राइट, इनके बीच में प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। जैसे ये डायलेट होगा, इसके डायलेशन की वजह से, इसके एक्सपेंशन की वजह से फीटस की डिलीवरी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बात भी आपको याद रखना है, एक्सपैंड दी प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को एक्सपेंड करने का काम करता है। सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। तो कौन कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल, डीएचईए, रिलैक्सिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये हार्मोन्स डिलीवरी में हेल्प करते हैं। सो दिस इज कंप्लीट हार्मोनल मैकेनिज्म। ये पॉइंट्स जो है आपको नोट डाउन करने हैं, दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, मैंने इसको बड़े सिस्टमेटिकली आपको बता दिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया हार्मोनल कंट्रोल ऑफ पार्चुरेशन। नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लैक्टेशन। नाउ द लास्ट प्रोसेस of this chapter, lactation is also very important process. Lactation I am going to discuss, ध्यान दीजिए, see, listen carefully about the lactation. Lactation क्या है? This is the process of synthesis and secretion of milk. Synthesis and secretion of milk का जो process है that you call lactation. ये भी एक hormonal process है। lactation भी parturition की तरह है। ये lactation process can only possible after the delivery of child, right? ये जो process है lactation process pregnancy के बाद ही possible है, is that clear? But it initiate after the 5th week of pregnancy, right? ध्यान दीजिए, lactation की मैं बात कर रहा हूं। तो this is very simple, the process of synthesis and secretion of milk. सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क को आप प्रोसेस को लैक्टेशन कहते हैं। ये एक हार्मोनल प्रोसेस है बेटा, ध्यान दीजिए, दिस इज द हार्मोनल प्रोसेस। ये एक हार्मोनल प्रोसेस है, यहाँ पे हार्मोन बहुत ही जरूरी होते हैं लैक्टेशन प्रोसेस में। एक बात मैं आपसे बताऊं, जब तक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल रहेगा तब तक यहाँ पे यहाँ पे ये जो प्रोसेस है लैक्टेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा, आर यू गेटिंग और नॉट, या फिर कभी कभी स्टॉप भी हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल नहीं होना चाहिए। लैक्टेशन विल स्टार्ट आफ्टर द डिक्रीजिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। इवन एस्ट्रोजन के लेवल से डिक्रीज होता है, लैक्टेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लैक्टेशन को, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क को जो प्रमोट करता है वो करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट जो लैक्टेटिंग हार्मोन है, इंपोर्टेंट लैक्टेटिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। ये मैं आपको 11th क्लास में पढ़ा चुका हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो क्या करता है? प्रमोट दी सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क। मिल्क सिक्रीशन की सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को, मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को प्रमोट करता है प्रोलैक्टिन, राइट। प्रोलैक्टिन जो है ये एंटागोनिस्ट टू, ये लिख लीजिएगा, एंटागोनिस्ट टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जैसे ही डिलीवरी के बाद, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, राइट, इवन पार्चुरेशन के बाद एस्ट्रोजन लेवल भी डाउन हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता है, वैसे ही प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। याद रहे, मैं लिख देता हूं, डिक्रीजिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दैट रिजल्ट्स टू इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है, और यहाँ पे उल्टा भी हो जाता है। अगर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा रहेगा तो प्रोलैक्टिन का लेवल रुक जाएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन गिव्स द नेगेटिव फीडबैक टू द एंटीरियर पिट्यूटरी, जिससे कि प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन डाउन हो जाता है, राइट। बात समझ में आ रही है? तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो लैक्टेशन जो इनिशिएट होता है वो, यहाँ पे लैक्टेशन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो कि एंटीरियर से पिट्यूटरी से निकलता है। ऐसे ही HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन या सोमैटोमेमोट्रोपिन हार्मोन, ये मेमोट्रोपिन हार्मोन ये निकलता है प्लेसेंटा से। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को प्रमोट करता है। तो ये प्लेसेंटा से निकलता है और मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को प्रमोट करता है,
इज दैट क्लियर? ये जो मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रीशन है, इट इनिशिएट आफ्टर द 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी ही ये इनिशिएट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये पूरी तरीके से फुल स्विंग में कब आएगा? जब डिलीवरी ऑफ चाइल्ड हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ये भी आपको याद रखना है पॉइंट, इनिशिएट एट द 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन इट विल बी इन फुल स्विंग आफ्टर द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। क्योंकि फुल स्विंग क्यों हो जाएगा? क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल डाउन हो जाता है। और ये इनिशिएट क्यों हो जाता है 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में? क्योंकि यहाँ पे HPL जैसे हार्मोन यहाँ पे इसकी सिंथेसिस को, सेक्रेशन को प्रमोट करते हैं, इजेक्शन नहीं होता है। सो दिस इज अबाउट द लैक्टेशन। अब नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राइट मैकेनिज्म ऑफ मिल्क इजेक्शन। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। मिल्क इजेक्शन या मिल्क लेट डाउन प्रोसेस, इसको मिल्क लेट डाउन प्रोसेस बोलते हैं, राइट? यू नो मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रीशन होता है एल्वोलाई से, राइट? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो मेमोरी ग्लैंड में एल्वोलाई होती है उससे मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रीशन होता है, लेकिन वो मिल्क का लीकेज नहीं होता, राइट? यहाँ पे ये जो मिल्क लेट डाउन प्रोसेस में ही मिल्क लीकेज होता है, अदरवाइज तो मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रीट कर रहा है प्रेगनेंसी के टाइम पे भी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या फिर नॉर्मल टाइम पे भी सिंथेसिस हो रही है, सिक्रीट भी हो रहा है, सिक्रीट इनटू द डक्ट, नॉट आउटसाइड ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, लेकिन वो लीकेज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी एक मैकेनिज्म है, राइट? अगर ये मैकेनिज्म नहीं होगा तो लीकेज होगा, लीकेज नहीं होना है, तो उसके लिए मैकेनिज्म है जिसको आप मिल्क इजेक्शन प्रोसेस बोलते हैं या मिल्क लेट डाउन प्रोसेस बोलते हैं। ये मैकेनिज्म कब स्टार्ट होता है? व्हेन द इन्फेंट विल सकल द निपल्स, विल सकल द ब्रेस्ट ऑफ मदर। जब वो ब्रेस्ट ऑफ मदर को फीड करना स्टार्ट करता है, सकल्स करना स्टार्ट करता है, तो उसकी सकलिंग की वजह से ये मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। तो इसका भी मैं फ्लो चार्ट बता रहा हूँ आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इन्फेंट सकल करता है ब्रेस्ट को, जिससे कि सेंसरी इंपल्स प्रोड्यूस होते हैं ब्रेस्ट में। सेंसरी इंपल्स कहाँ जाएंगे? सेंसरी इंपल्स जो है सोमैटिक नर्व से जाएंगे, कहाँ? सोमैटिक नर्व्स के थ्रू जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड में। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड से हाइपोथैलेमस ग्लैंड में जाएंगे, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बनता है ऑक्सीटोसिन की जो हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, बट सिक्रीट पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। तो वहाँ पे उसकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी ऑक्सीटोसिन की, ऑक्सीटोसिन बनेगा, और जैसे ही ऑक्सीटोसिन बनेगा वैसे ही यहाँ पे हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन इंक्रीज होगा, और ऑक्सीटोसिन इंक्रीज होने की वजह से वो ऑक्सीटोसिन कहाँ पे जाएगा? ब्लड में जाएगा, और ब्लड से सीधा वो कहाँ आएगा? ये पूरा फ्लो चार्ट आपको ड्रॉ करना है। ब्लड से सीधा वो ब्रेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट में कौन सा टिश्यू होता है? मायोएपिथेलियम। याद रहे ब्रेस्ट में मसल्स नहीं होती, ऑक्सीटोसिन ब्रेस्ट में कॉन्ट्रैक्शन करता है मायोएपिथेलियम को, और मायोएपिथेलियम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मिल्क इजेक्ट होता है, मिल्क इजेक्शन विल टेक प्लेस। ये फ्लो चार्ट आपको याद रखना है। Are you getting? तो सबसे पहले इन्फेंट सकल करता है जिससे सेंसरी इंपल्स प्रोड्यूस होते हैं सोमैटिक नर्व के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है, वो ब्लड में आता है, और जैसे ही ब्लड में ऑक्सीटोसिन का लेवल आता है, ब्लड में फ्लो होता है, ब्लड से सीधा वो ब्रेस्ट वाले एरिया में जाता है, और ब्रेस्ट में मदर के पास कौन सा टिश्यू होता है? मायोएपिथेलियम। मायोएपिथेलियम में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही मिल्क इजेक्शन होता है। ब्रेस्ट में एज सच कोई मसल्स नहीं होती हैं, तो मायोएपिथेलियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ही वहाँ पे मिल्क इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मिल्क इजेक्शन। यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। एट द लास्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोलेस्ट्रम। ये भी जानना आपको जरूरी है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोलेस्ट्रम। दिस इज द मिल्क विच सिक्रीट अर्लियर डेज आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, राइट? सो द मिल्क विच सिक्रीट right within the few days after the delivery of child, that is colostrum. तो कोलेस्ट्रम की अपनी प्रॉपर्टी होती है, दिस इज़ वेरी एसेंशियल। डॉक्टर जो है रिकमेंड करता है मदर को कि वो कोलेस्ट्रम फीड कराए अपने बच्चे को, क्योंकि कोलेस्ट्रम जो है हाईली न्यूट्रिटिव होता है, हाईली डिजीज रेजिस्टेंट मिल्क होता है, एंड दिस इज येलोइश कलर मिल्क। इज दैट क्लियर? जो कि इनिशियल डेज ऑफ प्रेगनेंसी में आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड इनिशियल डेज निकलता है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रम, जो कि बेबी की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है, डिफेंस प्रोवाइड करता है, उसकी उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोलेस्ट्रम को अवॉइड किया जाएगा, राइट? दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर द बेबी हेल्थ। इज दैट क्लियर? एंड दैट शुड बी रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स, दैट कोलेस्ट्रम इज वेरी एसेंशियल। तो कोलेस्ट्रम की हम बात कर रहे हैं।
colostrum, right, this is the milk which eject for few days, ये कुछ दिनों के लिए निकलता है, for few days after the delivery. नॉर्मल मिल्क नहीं है, नॉर्मल मिल्क सबसे पहले कोलेस्ट्रॉम निकलेगा, उसके बाद नॉर्मल मिल्क इजेक्शन स्टार्ट होता है. सो दिस इज द मिल्क विच इजेक्ट फॉर फ्यू डेज आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, इसे आप कोलेस्ट्रॉम कहते हैं. दिस इज रिच इन प्रोटीन, लैक्टोज. लैक्टोज और प्रोटीन का रेशियो इसमें ऑलमोस्ट सेम होता है. लैक्टोज इज मिल्क शुगर, प्रोटीन केसिन जिसको आप बोलते हैं. इसके अलावा ये इनका रेशियो ऑलमोस्ट सेम होता है. नॉर्मल मिल्क में जो मदर नरिश करती है अपने यंग वंस को, अपने इन्फेंट को, नॉर्मल मिल्क में फैट होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉम की एक खास बात है, ऑलमोस्ट नो फैट. ये बात आपको याद रखनी. नॉर्मल में है फैट, मैंने लिखवाया भी आपको, बट कोलेस्ट्रॉम में ऑलमोस्ट नो फैट. एंड दिस इज ऑल्सो रिच इन एंटीबॉडीज. इसमें एंटीबॉडीज भी होती है जो कि फीटस को, इन्फेंट को क्या प्रोवाइड करती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. एंटीबॉडीज, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एंटीबॉडी है IgA, जो कि प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी. आपने पढ़ा होगा पैसिव इम्यूनिटी के बारे में. पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है फीटस की, और फीटस को डिजीज कोज पैथोजन से बचाती है. कोलेस्ट्रॉम इज रिच सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज IgA, एंड दिस प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम द डिजीज कोज पैथोजन्स. So this is very essential and that should be given to the newborn, right? यहाँ पे इसका जो कलर होता है कोलेस्ट्रॉम का कैसे होता है? येलो कलर होता है. Is that clear? So this is all about cholesterol, this is all about lactation, this is all about parturition. इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, right? अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले नए टॉपिक के साथ, right? ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है. ये जितनी भी मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, these are more than enough for you. इनको आप, इन सभी के आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे. नोट्स प्रिपेयर करने के बाद एक बार नोट्स पढ़िएगा, उसके बाद NCERT पढ़िएगा. NCERT आपको बिल्कुल अच्छे समझ आ जाएगी. NCERT इज द बाइबल, दैट इज द दिस इज वेरी एसेंशियल बुक फॉर द नीट एग्जाम. NCERT आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी है. अब यहाँ पे इस पूरे पॉइंट्स पढ़ने के बाद, NCERT पढ़ने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट. आफ्टर दैट यू विल डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस से आपका एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग हुआ, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग हुआ. तो क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए. तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, एक बार रिवाइज करने के बाद, ये नोट्स आपके लिखे होने चाहिए आपकी नोटबुक में, क्योंकि नोट्स, ये पॉइंट्स आपको बहुत ही काम आएंगे. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और जब आप पढ़ेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे, आपको इन नोट्स का इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगा. इज दैट क्लियर? तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, टेक केयर.